ओके गाइस, तो जो आज की वीडियो होने वाली है वो प्लेसेंटल एब्रप्शन के ऊपर होने वाली है। हमने अपनी अब से पिछली क्लास में जो है वो डिस्कस कर दिया था प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में। प्लेसेंटा प्रीविया और प्लेसेंटा एब्रप्शन दोनों ही जो कॉज हैं वो एंटीपार्टम हेमरेज के कॉज हैं। ओके, सो अगर आपने जो है प्लेसेंटा प्रीविया वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाकर उसको देख लें। ओके, सो वी आर स्टार्टिंग विद प्लेसेंटल एब्रप्शन। इसको प्लेसेंटो एब्रप्शन भी कहा जाता है। ओके, जनरली अगर देखा जाए तो इसमें होता क्या है कि वो प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है किसी भी नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा का। ओके, सो नॉर्मली प्लेसेंटा जो होता है वो सेपरेट करता है डिलीवरी के बाद में, बट इन प्लेसेंटल एब्रप्शन के अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसका प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है। ओके, सो प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा, एक नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा का जो है वो प्रीमेच्योर एब्रप्शन होना प्लेसेंटल एब्रप्शन कहलाता है। ओके, अगर हम नॉर्मली प्लेसेंटा की बात करें तो नॉर्मली जो है वो प्लेसेंटा सेपरेट होता है आफ्टर डिलीवरी। नॉर्मली प्लेसेंटा सेपरेट्स आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ओके, नाउ अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो जनरली इसके 3 टाइप्स होते हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा एब्रप्शन, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन। तो टाइप्स में जो है वो मेनली 3 टाइप आते हैं। सॉरी, कौन कौन से होते हैं? जो पहला टाइप होता है कंसील्ड कहलाता है, कंसील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन। ओके, सेकंड टाइप जो होता है वो रिवील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन कहलाता है, रिवील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन। और जो थर्ड टाइप होता है वो जो है मिक्स्ड होता है। ओके, अगर हम बात करें कंसील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन की तो जनरली इसके अंदर होता है क्या है कि जो प्लेसेंटा होता है वो कंप्लीटली डिटैच हो जाता है, लेकिन इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो विजिबल नहीं होती है। ओके, सो प्लेसेंटा का तो डिटैचमेंट हो गया है, लेकिन इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग विजिबल नहीं होती है। अब ये ब्लड ज्यादा कहाँ पर है? तो जो प्लेसेंटा के जस्ट बिहाइंड जो जगह होती है यानी कि रेट्रो प्लेसेंटल स्पेस, वहां पर जो है वो ब्लड का एक्यूमुलेशन हो जाता है। तो सबसे पहले क्या चीज हुआ इसमें कि रेट्रो प्लेसेंटल ब्लीडिंग होती है। ओके, यानी कि जो रेट्रो प्लेसेंटल स्पेस होता है तो रेट्रो प्लेसेंटल ब्लीडिंग हुई। उसके अलावा क्या हुआ कि जो ब्लीडिंग होती है विजिबल नहीं होती है, सो नो विजिबल ब्लीडिंग। ये ब्लीडिंग जो है वो बिहाइंड द प्लेसेंटा तक के ही जो है वो लिमिटेड रहती है और विजिबल नहीं होती। ओके, जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं कि ये जो है ब्लड जो है वो बाहर नहीं आ रहा है सर्विक्स के थ्रू। ओके, ये एक लोकलाइज एरिया के अंदर जो है, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं इमेज की तो प्लेसेंटा के जस्ट पीछे वाली जगह तक के ही जो है वो लिमिटेड है। ओके, सो ये जो है वो कंसील्ड कहलाता है। इस तरह का जो एब्रप्शन होता है वो कंसील्ड एब्रप्शन कहलाता है। ओके, अगर हम रिवील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन की बात करें तो रिवील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन सबसे पहली चीज से मोस्ट कॉमन है। ओके, इन तीनों में मोस्ट कॉमन है, यानी कि कंसील्ड, रिवील्ड और मिक्स में मोस्ट कॉमन है। उसके अलावा इसमें होता क्या है, इसमें मार्जिनल सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा होता है, मार्जिनल प्लेसेंटा सेपरेशन। ओके, और इसमें जो होता है वो होता क्या है कि पीछे जो स्पेस होता है उसमें ब्लड का एक्यूमुलेशन तो होता है, लेकिन उसमें जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि वो जो एक्यूमुलेशन हो रहा है वो अपनी उसी जगह तक के जो है वो लिमिटेड नहीं रहता है। तो कह सकते हैं इसमें कि ब्लड लॉस जो होता है वो विजिबल होता है, सो ब्लीडिंग इज विजिबल। ओके, और इसमें जो होता है वो प्लेसेंटा का जो अटैचमेंट होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ओके, सो मार्जिनल प्लेसेंटा सेपरेशन होता है, साथ ही साथ हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट प्लेसेंटा सेपरेशन। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि कौन सी टाइप जो है वो ज्यादा डेंजरस है, तो जो कंसील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन है वो ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो डीआईसी होने के चांसेस ज्यादा हैं। डीआईसी मींस डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलोपैथी। ओके, सो डीआईसी chances is more in concealed placental abruption. And DIC क्या था? Disseminated intravascular coagulopathy।
जनरली ये चीज़ है क्या, डीआईसी। तो जब भी प्लेसेंटा का सेपरेशन होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि प्लेसेंटल थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होता है, और जो प्लेसेंटल थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये मैटरनल आर्टरीज से होते हुए जो मदर होती है उसकी बॉडी में चला जाता है, और वहाँ पर जो है फिर उसका काम ये होता है कि ये जो है जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको यूटिलाइज करता है। तो अगर कहीं पर बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है किसी और जगह पर तो ये फैक्टर्स वहाँ पर अप्रोच नहीं कर पाते हैं, ओके, जिसकी वजह से क्या होता है कि हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, और इसी कंडीशन को जो है वो डिसएमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी होती है। जनरली ब्लड वेजल्स में जाकर एक क्लॉट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और उसकी वजह से सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वहाँ पर आ जाते हैं, ओके। सो जो डीआईसी है ये ज़्यादा होता है किसमें, कंसील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन में, ओके, इसलिए जो है वो कंसील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन जो है वो मोर डेंजरस है। इज मोर डेंजरस, ओके। अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं प्लेसेंटल एब्रप्शन की डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशन, ओके। सो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री एंड इन्वेस्टिगेशन। जनरली इसके जो है वो 4 टाइप होते हैं, उसको हम ग्रेड करके पढ़ते हैं। तो ग्रेड 0 के अंदर अगर हम बात करें तो ग्रेड 0 में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो असिम्प्टोमेटिक होता है, क्लिनिकल फीचर एब्सेंट होते हैं, ओके। साथ ही साथ में जो है वो असिम्प्टोमेटिक होता है पेशेंट, और इसमें जो है वो इंसिडेंटली फाइंडिंग होती है जो रेट्रोपेरिटोनियल क्लॉट होता है उसका, ओके। सो इसमें जो है वो पेशेंट की कोई इंटेंशन नहीं होती है कि मतलब इवन उसको पता भी नहीं होता है कि मतलब जो प्लेसेंटल एब्रप्शन है वो हुआ है, ओके। अगर हम ग्रेड 1 की बात करें, ओके, सो ग्रेड 1 के अंदर जनरली वेजाइनल ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है, लेकिन इसमें जो है कोई मैटरनल या फेटल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, ओके। सो वेजाइनल ब्लीडिंग जो है इसमें प्रेजेंट है, ओके। साथ ही साथ में क्या है कि इसमें जो है कोई मैटरनल और फेटल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है, ओके। लेकिन इसमें जो है वो क्या होता है कि जो यूट्राइन टेंडरनेस होती है वो प्रेजेंट होती है, यानी कि अगर उसको जो है सुपरफिशियली भी अगर उसको एब्डोमेन से जो है अगर उसको हल्का सा मसाज किया जाए तो उसमें टेंडरनेस फील होती है, तो यूट्राइन टेंडरनेस प्रेजेंट, ओके। अगर ग्रेड 2 की बात करें सो ग्रेड 2 में क्या होता है, तो ग्रेड 2 के अंदर जो है वो फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट होता है, फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट। अब यहाँ पे फीटल डिस्ट्रेस का मीन क्या है, तो जनरली कोई भी ऐसी कंडीशन जिसकी वजह से जो फीटस है या जो बेबी है वो वेल नहीं है, ओके, यानी कि वो जो है मतलब उसमें समवॉट न्यूट्रिशन की कमी है, ब्लड सप्लाई की कमी है या ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि जो भी वो मदर के जो ब्लड से उससे वो अरेंज कर रहा है तो वो प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा है, और अगर इसका जो है इसको ठीक नहीं किया गया तो लेटर ऑन जो है वो फीटल के ऊपर जो है वो क्राइसिस हो जाएगा, ओके, तो इवन उसकी डेथ तक की हो जाएगी, ओके। सो इसमें जो है वो फीटल डिस्ट्रेस प्रेजेंट होता है, लेकिन कोई मतलब मैटरनल शॉक का कोई इवोल्यूशन नहीं होता है, सो नो इवोल्यूशन ऑफ मैटरनल शॉक, मैटरनल शॉक, ओके। साथ ही साथ में इसमें जो है माइल्ड टू मॉडरेट जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, सो माइल्ड टू मॉडरेट वेजाइनल ब्लीडिंग, ओके। अगर हम ग्रेड 3 की बात करें तो ग्रेड 3 में क्या है, ग्रेड 3, तो इसमें जनरली क्या होता है कि अब जो मैटरनल जो एस्पेक्ट है वो शॉक में होता है, मैटरनल शॉक, मैटरनल शॉक प्रेजेंट होता है, साथ ही साथ में जो बेबी होता है वो डिमाइस हो चुका होता है, यानी कि डेथ हो चुकी होती है, सो फीटल डिमाइस प्रेजेंट, ओके। साथ ही साथ में जो है वो मार्क यूट्राइन टेंडरनेस प्रेजेंट होती है, ओके। और इसमें जो है वो वेजाइनल ब्लीडिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तो कंसील्ड टाइप में, अगर एब्रप्शन है तो वो नहीं होगी, ओके। और अगर हो रही है तो मॉडरेट से सीवियर तक की हो सकती है। सो जो वेजाइनल ब्लीडिंग है वो
मे और मे नॉट प्रेजेंट, मे और मे नॉट प्रेजेंट। अगर वो नहीं हो रही है तो वो किसमें, एज इन कंसील्ड एब्रप्शन। और अगर हो रही है तो वो मॉडरेट टू सीवियर हो सकती है। ओके तो ये जो है वो पेशेंट की हिस्ट्री और उसके इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से जो है वो क्लासिफिकेशन था एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा का। अगर हम बात करें पैथोलॉजी की, तो प्लेसेंटा एब्रप्शन के अंदर होता ये है कि जो प्लेसेंटा के पीछे का जो स्पेस है, यानी कि जो रेट्रो प्लेसेंटल स्पेस है, उसमें जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है। ओके सो ब्लीडिंग अकर इन रेट्रो प्लेसेंटल स्पेस। ओके अब हम पैथोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक हमने टर्म पढ़ा भी होगा, कोविलायर्स यूट्रस। कोविलायर्स यूट्रस तो जनरली होता क्या है कि अगर हम बात कर रहे हैं कंसील्ड एब्रप्शन की, तो उसमें जो हेमाटोमा फॉर्म होता है रेट्रो प्लेसेंटल स्पेस में, तो कंसील्ड में जो होता है वो ब्लीडिंग जो है वो विजिबल नहीं होती है। उसमें जो है जो ब्लड है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर जो है वो ब्लीडिंग हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वो ब्लीडिंग जो है वो यहीं तक के जो है लिमिटेड रहेगी, वो नीचे जो है वो नहीं आएगी। ओके सो सर्विक्स के थ्रू वो जो है बाहर नहीं आएगी, तो यहाँ पर जो एक हेमाटोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके अब जब यहाँ पे ब्लड का एक्युमुलेशन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे हेमाटोमा हो रहा है, तो क्या होगा कि जो ब्लड है, ये ब्लड मायोमेट्रियम के अंदर जो है वो स्क्वीज करके जो है पहुंच सकता है मायोमेट्रियम के अंदर। और जब मायोमेट्रियम के अंदर ये ब्लड आ जाएगा, एक्युमुलेट हो जाएगा, ओके तो वहाँ पर जो है ये पेन को क्रिएट कर देगा, क्योंकि जहाँ पर भी जो है वो पेन होगा तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन जो है उस प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगी। ओके सो यहाँ पर जो है वो यूट्रस जो है वो टेंडर फॉर्म हो जाएगी। ओके सो कोविलायर्स यूट्रस के अंदर जनरली हो क्या रहा था कि इसमें जो है जो ब्लड था वो blood accumulate in myometrium musculature। ओके सो मायोमेट्रियम के अंदर जो है वो ब्लड जो है वो accumulate हो जाएगा। सो इसकी वजह से जो है यूट्रस के अंदर कुछ ब्लैकिश स्पॉट्स आ जाएंगे। ओके इसको हम डायग्राम में देख लेते हैं। सो जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, इसमें जो है जो मायोमेट्रियम के मसल्स हैं उसमें समवॉट ब्लैकिश टाइप का अपीयरेंस आ रही है। ओके सो इसी को जो है वो कोविलायर्स यूट्रस कहा जाता है। ओके ना अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर के, ओके सो रिस्क फैक्टर की अगर हम बात करें, सो अगर इंक्रीजिंग मैटरनल एज है तो वो हाई रिस्क पर है, इंक्रीजिंग मैटरनल एज। ओके साथ ही साथ अगर पैरिटी इंक्रीज है, इंक्रीजिंग पैरिटी। ओके अगर मैटरनल स्मोकिंग फैक्टर है, मैटरनल स्मोकिंग फैक्टर। ओके अगर जो है एब्डोमिनल ट्रॉमा हो रहा है, सो वो भी जो है रिस्क फैक्टर में इंक्लूड है, एब्डोमिनल ट्रॉमा। ठीक है इसके अलावा अगर प्रीवियस हिस्ट्री है एब्रप्शन की, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एब्रप्शन। ओके प्री एक्लेम्प्सिया अगर पेशेंट को है, प्री एक्लेम्प्सिया। अगर पॉलीहाइड्रोमनियाज की कंडीशन है, पॉलीहाइड्रोमनियाज। जनरली इसमें होता क्या है पॉलीहाइड्रोमनियाज में कि जो बहुत सारा जो लिक्विड है वो जो है इनसाइड द यूट्राइन कैविटी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई प्लेसेंटा जो है वो अटैच्ड है, तो इस एरिया के अंदर जो है वो बहुत सारा जो है वो लिक्विड जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा। सो अगर यहाँ पर प्लेसेंटा है जो कि इसमें जो है अटैच हुआ है और यहाँ पर जो है बहुत सारा लिक्विड जो है वो एक्यूमुलेट हुआ है, तो अगर ये सडनली जो है ये लिक्विड जो है वो बाहर आएगा, तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो डिकम्प्रेशन होगा यूट्राइन कैविटी का वो यहाँ पर हो जाएगा। ओके और उसकी वजह से क्या होगा, प्रीमैच्योर एक्सपल्शन हो जाएगा प्लेसेंटा का। तो जनरली यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है वो लिक्विड जो है वो एक्यूमुलेट कर जाएगा, और अगर ये लिक्विड जो है सडनली जो है अगर ये लीक आउट कर जाए, सडनली लीक आउट, सो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो है वो सडन डिकम्प्रेशन हो जाएगा यूट्राइन कैविटी में। सो सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, इनसाइड द यूट्राइन कैविटी।
और इसकी वजह से क्या होगा, इस सडन डिकम्प्रेशन होने की वजह से होगा क्या कि माइट बी पॉसिबल कि जो प्रीमैच्योर प्लेसेंटा है वो एक्सपेल हो जाए या फिर जो है वो एब्रप्ट हो जाए। सो इससे हुआ क्या है, प्रीमैच्योर प्लेसेंटा एब्रप्ट, या वो जो है एक्सपेल हो जाए। तो जनरली पॉलीहाइड्रोमियाज में हुआ ये था कि इसमें बहुत सारा लिक्वर जो है वो एक्यूमुलेट हुआ था। अब सडनली अगर ये लिक्वर जो है बाहर आ जाए, यानी कि मेम्ब्रेन रप्चर हो जाए और लिक्वर बाहर आ जाए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डिकम्प्रेशन हो जाएगा यूट्राइन कैविटी में, और उसकी वजह से माइट बी पॉसिबल कि प्लेसेंटा जो है वो एक्सपेल आउट हो जाए। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिस्क फैक्टर। ओके, तो अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशन की, तो कॉम्प्लिकेशन को जो हम डिस्कस करेंगे वो मदर के एक्सपेक्ट में और बेबी के एक्सपेक्ट में जो है वो हम कंसिडर करेंगे। सो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती हैं। मेनली मदर को क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और जो बेबी है उसको क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। सो मदर के लिए जो है वो शॉक में जा सकती है वो, क्योंकि ड्यू टू ब्लड लॉस। ओके, उसके अलावा जो है ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स। और क्या हो सकता है, डीआईसी, जो हमने डीआईसी पीछे डिस्कस किया है। ओके, डिसएमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोगुलोपैथी, वो जो है मदर के केस में जो है वो हो सकती है। अगर बेबी की बात करें तो बेबी के साथ में सबसे पहले तो जो है वो उसकी ग्रोथ जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो सकती है। और ये ग्रोथ क्यों रेस्ट्रिक्ट होगी, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में अगर उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, इफ न्यूट्रिशन डिफिशियंसी। ओके, सो अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रहा है तो वो जो है रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। ऑक्सीजन अगर जो है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल रही है, ओके, सो इसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रीमैच्योर बर्थ हो सकता है, या इवन स्टिल बर्थ भी जो है वो हो सकता है। ओके, स्टिल बर्थ। सो ये कॉम्प्लिकेशन मेनली जो है वो बेबी के केस में आ सकती है। ओके, अगर हम साइन और सिम्टम्स की बात करें, साइन एंड सिम्टम्स, सो साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस करने से पहले एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। गाइस, क्वेश्चन ये बनता है कि मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन है फीटल के केस में वो क्या हो सकती है। तो फीटल कॉम्प्लिकेशन जो है वो ये है प्लेसेंटा एब्रप्शन में कि उसमें जो है वो इमेच्योरिटी। ओके, सो मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे लिख देते हैं, मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन in case of abruption is actually prematurity। ओके, सो जो मोस्ट कॉमन फीटल कॉम्प्लिकेशन है एब्रप्शन के अंदर वो क्या है, प्रीमैच्योरिटी है। ओके, ना अब हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की। तो जो वजाइनल ब्लीडिंग है वो 78% तक के जो है उसका चांस रहता है। यूट्राइन टेंडरनेस की अगर हम बात करें तो ये 66% तक के जो है वो देखा जाता है। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें बैक पेन, तो 60% केसेस में देखा गया है कि पेशेंट जो है वो बैक पेन के साथ में जो है वो प्रॉब्लम लेकर आया है। उसके अलावा अगर फीटल डिस्ट्रेस की बात करें तो नियर अबाउट 22% जो है वो फीटल डिस्ट्रेस देखा गया है। ओके, और अगर फीटल डेथ की बात करें तो नियर अबाउट 15% जो है वो फीटल डेथ को जो है वो देखा गया है। ओके, नाउ इफ वी आर टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है वो डिपेंड करती है सीवियरिटी के ऊपर। ओके, सो अगर जैसे कहते हैं कि डिग्री ऑफ एब्रप्शन ज़्यादा है तो वो ज़्यादा सीवियरिटी में आएगा। ओके, सो जनरली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन will depend upon the degree of abruption। ओके, या फिर हम इसे कह सकते हैं डिग्री ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन। डिग्री ऑफ प्लेसेंटल सेपरेशन मीन क्या हुआ इसको कहने का कि अगर कोई जस्ट माइल्ड सेपरेशन है तो उसमें होगा क्या कि वो मतलब हीमोडायनेमिकली पेशेंट जो है स्टेबल होगा और बेबी जो होगा वो ओके होगा।
और अगर सेपरेशन ज़्यादा है तो वो मोर सीवियर होगी कंडीशन पेशेंट की, और माइट भी पॉसिबल कि जो मदर है वो हाइपोटेंसिव हो, या उसको टैकीकार्डिया हो रहा हो, या जो फीटस है वो जो है डिस्ट्रेस जो है वो फील करने लगे। ओके, सो और अगर कंप्लीट प्लेसेंटा का सेपरेशन हो गया तो उसमें ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि जो फीमेल है वो शॉक में चली जाए और जो बेबी है वो डिमाइस कर जाए। ओके, सो ये सब जो है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन वो डिपेंड करेगी कि जो पेशेंट आ रही है तो उसमें डिग्री ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन कितना है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने पर जो है यूट्रस टेंस्ड और टेंडर जो है वो पाया जाएगा, टेंस्ड एंड टेंडर। ओके, उसके अलावा जो है जो यूट्राइन टोन है वो इंक्रीज हो रही होगी, सो इंक्रीज यूट्राइन टोन। जनरली होता क्या है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में तो वो रिलैक्सेशन के फेज को जो है वो फॉलो करता है, लेकिन प्लेसेंटल एब्रप्शन के अंदर जो रिलैक्सेशन वाला फेज होता है वो डिक्रीज कर जाता है। ओके, सो उसकी वजह से क्या होता है कि जो टोन होती है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की वो इंक्रीज हो जाती है। सो इसमें होता क्या है कि जो रिलैक्सेशन पीरियड है बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन, बिटवीन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, उसके अलावा अगर हम फंडल हाइट की बात करें तो फंडल हाइट जो है वो जो पीरियड ऑफ गेस्टेशन है उससे ज़्यादा हो सकता है। सो फंडल हाइट मोर देन पीरियड ऑफ गेस्टेशन। ओके, और ये जो है पीरियड ऑफ गेस्टेशन के इक्वल भी हो सकता है। सो फंडल हाइट में ऑल्सो इक्वल टू द पीरियड ऑफ गेस्टेशन। किस कंडीशन में जो है ये पीरियड ऑफ गेस्टेशन के इक्वल होगा, तो ये जो है जो रिवील्ड वो था, जो रिवील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन था उसमें जो है ये पीरियड ऑफ गेस्टेशन के इक्वल था। सो एज इन रिवील्ड प्लेसेंटल एब्रप्शन। ओके, उसके अलावा अगर हम फीटल हार्ट रेट की बात करें सो जो है डिस्ट्रेस होगा, जबकि अगर हम बात करें प्लेसेंटा प्रीविया में तो प्लेसेंटा प्रीविया में जो फीटल हार्ट रेट था वो नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर जो है वो डिस्ट्रेस की कंडीशन में। ओके, अगर बात करें वजाइनल एग्जामिनेशन की, वजाइनल एग्जामिनेशन, तो जो वजाइनल एग्जामिनेशन है उसे करने से पहले जो है एक यूएसजी का रिव्यू कर लें, कहीं प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन तो नहीं है। ओके, सो बिफोर परफॉर्म इट रिव्यू ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, नाउ अगर बात करें हम इसके डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो वो मेनली यूएसजी, तो इसमें जो है वो यूएसजी हो सकता है, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी हो सकता है, या फिर एमआरआई के थ्रू भी जो है इसको वो इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। लेकिन वेजाइनल एग्जामिनेशन को करने से पहले जो है ये सारी चीज़ें ये एक बार इसको रिव्यू करवा लेना चाहिए, ताकि जो है एग्जैक्ट ये पता चल जाए कि प्लेसेंटा प्रीविया है या नहीं है, प्लस अगर प्लेसेंटल एब्रप्शन है तो वो किस ग्रेड का है, ओके, किस टाइप का है, तो ये सब चीज़ें इससे जो है वो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अगर हम बात करें मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट ऑफ एब्रप्शन, मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन। सो मैनेजमेंट में अगर हम डेफिनेट मैनेजमेंट की बात करें, डेफिनेट मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटल एब्रप्शन वो क्या होगा, इस टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो डेफिनेट मैनेजमेंट है प्लेसेंटल एब्रप्शन का, वो क्या होगा, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होगी। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें कि जो कंडीशन है मदर की और गेस्टेशनल एज की, तो उसमें मैनेजमेंट किस किस तरह से क्या क्या दे सकता है, तो डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ मदर एंड गेस्टेशनल एज ऑफ फिटस। सो इसमें हम दो कंडीशन में पढ़ेंगे, एक तो ये कि अगर
वो जो है हेमोडायनेमिकली स्टेबल है तब क्या उसमें प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, और अगर वो जो है स्टेबल नहीं है तो उसमें जो है वो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। और दोनों ही केस में पहले हम जो है टर्म पर पढ़ेंगे कि टर्म पर जो है वो स्टेबल है तो क्या और अनस्टेबल है तो क्या। उसके बाद में अगर वो प्री टर्म पर है तो प्री टर्म पर अगर स्टेबल है तो क्या कंडीशन फॉलो करा जाएगा, और अनस्टेबल है तो क्या कंडीशन फॉलो की जाएगी। ओके, सो इसमें जो है सबसे पहली चीज़ तो रिससिटेशन तो हमें हर उसमें जो है वो करना होगा। ओके, जनरली उसमें करना यही है कि आईवी कैनुला तैयार रखना है, फ्लूइड जो है वो तैयार रखना है, उसके अलावा ब्लड अरेंज करके रखना है, तो ये सब जो है वो आएगा रिससिटेशन के अंदर। रिससिटेशन, ओके। नाउ अगर हम बात करें टर्म पर, सो एट टर्म gestation, if hemodynamically patient is hemodynamically stable, सो इस कंडीशन में यूजुअली जो है वो वेजाइनल डिलीवरी को प्लान किया जाएगा विद सिजेरियन सेक्शन। ओके, सो यूजुअली प्लान फॉर वेजाइनल डिलीवरी विद सिजेरियन सेक्शन, CSS को हम लिख रहे हैं। उसके अलावा जो है वो कंटिन्यूस फिटस की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ फिटस। ओके, उसके अलावा जो है कोगुलेशन फैक्टर या हम कह सकते हैं कोगुलेशन वैल्यूज और हेमोक्रिट वैल्यूज पर जो है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सो फॉलोज कोगुलेशन एंड हेमोक्रिट वैल्यू। ओके, तो ये तो बात हो गई एट टर्म जेस्टेशन अगर हेमोडायनेमिकली स्टेबल है। अब अगर जो है टर्म पर ही है वो एट टर्म जेस्टेशन बट हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल, ओके। सो ऐसी कंडीशन के अंदर जनरली होगा क्या कि फ्लूइड का रिससिटेशन करना पड़ेगा, जैसे कि पहले भी डिस्कस कर लिया है। सो फ्लूइड रिससिटेशन, ओके। उसके बाद में फिर जो है जो आरबीसी है और जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा है इसको ट्रांसफ्यूज किया जाएगा, साथ ही साथ प्लेटलेट को जो है ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा इन सबका। ओके, और जो फाइब्रोजन लेवल है उसको मेंटेन किया जाएगा 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा। सो मेंटेन फाइब्रिनोजन लेवल अप टू कितना 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा जो है इसको मेंटेन किया जाएगा। ओके, सो ये टर्म गेस्टेशन है, हेमोडायनेमिकली स्टेबल अगर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है अगर पेशेंट। ओके, और साथ ही साथ जो है वो जो है सिजेरियन सेक्शन तो करना ही करना पड़ेगा। ओके, नाउ अगर हम बात करते हैं प्री टर्म गेस्टेशन की और पेशेंट जो है हेमोडायनेमिकली स्टेबल है लेकिन वो क्या है प्री टर्म पर है, तो उसमें जो है स्टेरॉइड दिया जाएगा। जनरली स्टेरॉइड क्यों दिया जाएगा? स्टेरॉइड इसलिए दिया जाएगा ताकि जो बेबी है उसमें जो है थोड़ी मैच्योरिटी, उसके लंग्स में स्पेशली जो है वो मैच्योरिटी आए। ओके, सो स्टेरॉइड शुड बी given to promote fetal lung maturity। ओके, उसके अलावा जो है अगर मैटरनल इनस्टेबिलिटी आ रही है या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसमें जो है जनरली करेंगे क्या कि डिलीवरी उसमें परफॉर्म करवा दी जाएगी। अगर लेबर इंड्यूस नहीं भी हुआ है तो भी जो है उसको इंड्यूस किया जाएगा, और उसमें क्योंकि वो उसमें जो है वो मदर की हेल्थ को जो है कंसर्न ज़्यादा किया जाएगा। ओके, सो इफ मैटरनल अनस्टेबिलिटी अकर या फिर इसमें जो है फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है अगर, तो डिलीवरी शुड बी परफॉर्म्ड। ओके, सो इसमें हुआ क्या है, प्रीटर्म गेस्टेशन है, हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, तो उसमें जो है मैच्योरिटी को करवाने के लिए जो है स्टेरॉइड को जो है दिया जाएगा। ओके, ताकि जो है लंग की मैच्योरिटी जो है वो प्रमोट हो सके। और अगर मैटरनल इनस्टेबिलिटी आ रही है या फिर फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है तो उसमें जो है डिलीवरी को एज सुन एज पॉसिबल जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। ओके, अगर हम बात करें प्री टर्म गेस्टेशन बट पेशेंट इज हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल, ओके, सो इसमें क्या किया जाएगा, इसमें डिलीवरी शुड बी परफॉर्म आफ्टर एप्रोप्रिएट रिससिटेशन। ओके, सो डिलीवरी should be performed
after appropriate resuscitation. Okay, so this is all about the management of placental abruption. Okay, thank you.